गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फिर से वही इनकम एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स एज पर सेक्शन 10। यस, हम सेक्शन 10 सब सेक्शन 15A तक कर चुके हैं और अगर आपने वहाँ तक नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वैसे आपकी जिम्मेवारी है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है कि आप पहले वाली वीडियो देखें, क्योंकि जब तक आप पहले एक सीक्वेंस में आप नहीं देखोगे तब तक आपको आगे वाली समझ में नहीं आएगी। वैसे ये जो एग्जाम्शन हम कर रहे हैं इनमें ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि आपको आगे वाली नहीं आएगी तो पीछे वाली नहीं आएगी, ऐसा कुछ। बट फिर भी आप अगर सीक्वेंस में लर्न करोगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। ओके, तो यहीं पर मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले यहीं पर इसको स्टॉप करके पहले वाली वीडियो देख के आओ, और उसके बाद जब वो लर्न हो जाए तब इस वीडियो को देखना। जब तक वो लर्न नहीं हुए तब तक ये वीडियो नहीं देखनी है। ओके, स्टार्ट करें हम आज की एग्जाम्शन। बार बार अगर मेरे मुंह से डिडक्शन निकल रहा है तो ये निकल जाता है, बट आपको फिर दोबारा से बता देती हूँ, डिडक्शन और एग्जाम्शन में डिफरेंस होता है। डिडक्शन का मतलब होता है कि जब पहले आप अपनी इनकम को जीटीआई में ऐड करते हो और उसके बाद आपको डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U तक। ओके, और एग्जाम्प्टेड इनकम वो इनकम होती है जहाँ पर आपको एग्जाम्शन मिलती है, मीनिंग आप जीटीआई में ही इंक्लूड नहीं कर रहे हो इनकम को। समझ में आई बात? मीनिंग आप जो पर्टिकुलर आपका हेड होगा वहीं पर आप एग्जाम्शन दिखा देते हो और आप उसको इंक्लूड ही नहीं करते हो, तो उसको बोलते हैं एग्जाम्प्टेड इनकम। तो आज हम करेंगे अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 16 से स्टार्ट। ओके, देखो अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 16 क्या कह रहा है, इनकम इन द फॉर्म ऑफ अ स्कॉलरशिप। मीनिंग आपको इनकम रिसीव हो रही है स्कॉलरशिप से, ठीक है। तो अगर आपको स्कॉलरशिप से कोई इनकम रिसीव होती है तो वो आपकी सेक्शन 10 सब सेक्शन 16 में एग्जाम्प्टेड इनकम मानी गई है। मीनिंग अगर आप स्कॉलरशिप मिल रही है आपको, तो आपको कब मिलती है स्कॉलरशिप? तभी मिलती है जब आपने बहुत अच्छा काम किया, अच्छा स्कोर किया, तभी तो स्कॉलरशिप मिली है, राइट। तो ऐसी कमाई गई इनकम के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना होता, आपकी इनकम एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स मानी जाती है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 10 सब सेक्शन 17। ये क्या कह रहा है, अलाउंसेस ग्रांटेड टू MLCs, MLAs एंड MPs। देखो अगर हम बात करें इनकी सैलरी की, तो MLA, MP और MLCs इनकी सैलरी तो टैक्सेबल होती है, बट अगर इनको कोई अलाउंसेस मिलते हैं तो वो अलाउंसेस टैक्सेबल नहीं होते हैं। उन अलाउंसेस की एग्जाम्शन मिलती है कहाँ पर, अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 17 में। समझ में आ गई? अलाउंसेस ग्रांटेड टू MLCs, MLAs और MPs को कहाँ पर मिलेगी एग्जाम्शन? सेक्शन 10 सब सेक्शन 17 में। उसके बाद आता है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 17A। सेक्शन 10 सब सेक्शन 17A क्या कह रहा है, इनकम रिसीव इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंटल अवार्ड। मीनिंग गवर्नमेंट से आपको कोई अवार्ड मिला, आपको गवर्नमेंट से कोई अवार्ड मिल गया। अब क्या हुआ, अवार्ड मिला तो उसके साथ आपको कोई इनकम भी रिसीव होती होगी, ठीक है, मंथली बेस पर या किसी भी तरीके से। तो अगर आपको उस अवार्ड के बदले में इनकम रिसीव हो रही है तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो भी कौन सी इनकम मानी जाएगी, एग्जाम्प्शन इनकम। वेरी गुड। नेक्स्ट है सेक्शन 10 सब सेक्शन 18। ये क्या कह रहा है, इनकम रिसीव इन द फॉर्म ऑफ पेंशन बाय विनर्स ऑफ अवार्ड्स फॉर हीरोइज्म। हीरोइज्म के अवार्ड में अगर कोई जीत गया, उसके बाद उसको पेंशन रिसीव हो रही है, और उस पेंशन के फॉर्म में अगर उसको इनकम रिसीव हो रही है तो वो भी एग्जाम्प्टेड इनकम मानी जाएगी। और कौन से सेक्शन में, सेक्शन 10 सब सेक्शन 18 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 10 सब सेक्शन 19। ये क्या कह रहा है, इनकम रिसीव बाय फैमिली मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इन द फॉर्म ऑफ पेंशन। मीनिंग क्या, फैमिली पेंशन रिसीव हो रही है, किसको होगी, जो आर्म फोर्स में था उसकी विडो या फिर उसके चिल्ड्रन को, ठीक है, वो वहाँ पर शहीद वगैरह हो गया तो उसकी जो विडो है और उसके जो चिल्ड्रन हैं उनको, या फिर उसका कोई भी नॉमिनेटेड हीयर्स हो सकता है कोई भी, ठीक है, उसको पेंशन ज़रूर मिलेगी। अब जो वो पेंशन मिल रही है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएगी गवर्नमेंट, वो कौन सी इनकम मानी जाएगी, एग्जाम्प्टेड इनकम मानी जाएगी। यहाँ तक आपको लर्न हो गई, दोबारा से रिवाइज कराऊँ, ध्यान से सुनो। सेक्शन 10 सब सेक्शन 16 बहुत अच्छा है। 16 मतलब 16 साल की उम्र में आपने क्या करी, 12th पास कर ली। अब आपको क्या करना है, एडमिशन लेना है कॉलेज में। अगर आपके 12th में अच्छे मार्क्स आते हैं तो कॉलेज में आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, राइट। अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है, अगर आपके 90 से अबव मार्क्स आते हैं तो
हमारे यहाँ पर मिलती है, हरियाणा के अंदर 10,000 रुपीज़ आपको मिलती है, ठीक है, आपको मिलती है स्कॉलरशिप, आपको मिलती है जनरल कैटेगरी के लिए भी मिलती है। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ, आपको मिलते हैं 10,000 रुपीज़ मिलेंगे हर साल। आपको ग्रेजुएशन में 10,000 मिलेंगे। उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जब जाओगे तो आपको 20,000 मिलेंगे, मतलब 70,000 की स्कॉलरशिप आपको मिलेगी अगर आप अबव 90, या पता नहीं हमारे टाइम पे अबव 80 थे, अब अबव 90 हो गए होंगे। तो ये जो स्कॉलरशिप की अमाउंट आपको मिल रही है, अगर आपकी टोटल इनकम में जब ये इंक्लूड हो जाती है और आपकी टैक्सेबल इनकम हो जाती है इनकम, ठीक है, तो उस केस में इसको आपको एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी। इस इनकम को हटाने के बाद अगर आपकी टैक्सेबल इनकम होगी तो ही टैक्स लगेगा। समझ में आई बात? तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 16 अब याद रखोगे, 16 साल के बाद मिलेगी, इसलिए 10-16 आपको याद रखना है। फिर उसके बाद था आपका सेक्शन 10-17 मीनिंग सेक्शन 10 सब सेक्शन 17। इसमें आपको एमएलए से रिलेटेड याद रखना, मीनिंग क्या हुआ, पहले तो आपको स्कॉलरशिप मिली, फिर एमएलए वगैरह ने भी आपको, मीनिंग फिर जब आपका एनुअल फंक्शन वगैरह हुआ, आपने कॉलेज में भी टॉप मार दिया, तो फिर क्या हुआ, आपको मिला क्या, वहाँ पर एमएलए वगैरह हमें चीफ गेस्ट के रूप में आए वगैरह, फिर उन्होंने भी आपको कुछ ना कुछ दिया। तो 16 के बाद क्या आ गया, 17 आ गया। फिर क्या आया, फिर आया सेक्शन 10 सब सेक्शन 17A। 17A में क्या था कि गवर्नमेंट से आपको रिवॉर्ड मिला और उसके बदले में आपको क्या इनकम रिसीव हुई। देखो अभी मैं बताती हूँ पूरी सीक्वेंस। फिर उसके बाद 18 के अंदर आपने कोई अवार्ड विन करा, विनर अवार्ड, ओके, और 19 में आर्म्ड फोर्स से रिलेटेड है। सुनो मेरी बात, 16 में आपको 16 की उम्र के बाद आपको स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हुई, फिर आपकी अच्छी पोजीशन आई, चीफ गेस्ट आया, एमएलए वगैरह। 17 में 17A में फिर चीफ गेस्ट आपको क्या देकर गया, गवर्नमेंट के द्वारा वो आपको अवार्ड देके गया। फिर 18 में जाकर आपने एक और अवार्ड जीत लिया, ठीक है। 19 में आर्म फोर्स से रिलेटेड, 19 आपको वैसे लर्न रह जाएगा आर्म फोर्स से रिलेटेड कि उनकी विडो या फिर चिल्ड्रन वगैरह को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब रिवाइज करें, चलो शुरू करते हैं रिवीजन। बताओ जल्दी, सबसे पहला क्या था, सेक्शन 10 सब सेक्शन 16, बताओ जल्दी इसके अंदर बताओ। सेक्शन 10 सब सेक्शन 16 इज रिलेटेड टू इनकम इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप, वेरी गुड। सेक्शन 10-17 इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड था, एमएलए वगैरह से। और 17A में क्या आ गया, 10-17A में उसमें क्या आ गया, एमएलए, उसके बाद गवर्नमेंट से अवार्ड मिल गया। 18 में क्या हो गया, हमने अवार्ड जीत लिया, ठीक है। सेक्शन 10-19 में क्या हुआ, 19 में आर्म फोर्स की विडो वगैरह को, उसकी फैमिली मेंबर को अगर कोई इनकम रिसीव हो रही है तो वो आ गई। यहाँ तक हो गया लर्न, अब आगे करें, चलो। नेक्स्ट कहता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 19A, ये कह रहा है इनकम रिसीव फ्रॉम अ सिंगल पैलेस ऑफ एन एक्स रूलर। मतलब एक्स रूलर, पहले था वो रूलर, पहले वो राजा था, उसका पहले एक राजा था, उसका कोई एक पैलेस है, ठीक है। अ सिंगल पैलेस मीनिंग अगर एक पैलेस से उसको इनकम रिसीव हो रही है तो वो एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 19A में। बट अगर उसका एक से ज़्यादा पैलेस है तो एक से तो क्या मानी जाएगी, इनकम एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी, बाकी से अगर उसको रिसीव हो रही है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। 19A में 19A 19A का अगर घर है, पैलेस है, पैलेस महल है तो एग्जाम्प्टेड है, अदरवाइज नहीं है, ओके। उसके बाद आता है सेक्शन 10-20 इनकम रिसीव बाय ए लोकलाइज्ड बॉडी और अथॉरिटी। अगर आपकी गवर्नमेंट ऐसी लोकलाइज्ड बॉडी या अथॉरिटी से अगर आपको इनकम रिसीव होती है तो वो भी आपकी एग्जाम्प्टेड इनकम मानी जाएगी 10-20 में, लोकलाइज्ड बॉडी और अथॉरिटी, यस। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 10 सब सेक्शन 21 इज रिलेटेड टू इनकम रिसीव बाय एन एसोसिएशन इन्वॉल्व विद साइंटिफिक रिसर्च। यस, ध्यान से सुनो, आपको इनकम रिसीव हो रही है एक ऐसी एसोसिएशन से जो कि साइंटिफिक रिसर्च में इन्वॉल्व है। ऐसी एसोसिएशन जो कि साइंटिफिक रिसर्च के कामों में इन्वॉल्व है, वहां से अगर आपको इनकम रिसीव हो रही है तो वो एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 21। 21 साल में आप साइंटिस्ट बन गए, वहां से आपको इनकम मिल रही है तो क्या हो गया, वो एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी। समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 22B। ये क्या कह रहा है, इनकम अर्न बाय अ न्यूज़ और ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी। मतलब इनकम आप अर्न कर रहे हो, इनकम अर्न कर रहे हो बाय अ न्यूज़ और ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी से। समझ में आई क्या बोल रही हूँ मैं, आपने इनकम अर्न की है,
ठीक है, किसी भी न्यूज़ या ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी के द्वारा, तो वहाँ से अगर आपको इनकम रिसीव हो रही है तो आपको सेक्शन 10 सब सेक्शन 22B में आपकी एग्जाम्प्टेड इनकम मानी जाएगी। दोबारा से मैं रिवीजन करवा रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान दोबारा से दे लो, आपका ध्यान दिख गया है, दोबारा से लेके आओ अपने ध्यान को। सेक्शन 10 सब सेक्शन 19A1 पैलेस तक किसी एक्स रूरल के लिए एग्जाम्प्टेड इनकम मानी जाएगी अगर उसको उस पहले से रिसीव हो रही है, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी। 10-20 अथॉरिटी, किसी पब्लिक अथॉरिटी या लोकलाइज बॉडी से अगर आपको इनकम रिसीव हो रही है तो वो एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी। 1021 के अंदर 21 साल के में साइंटिफिक बन गए, मतलब साइंटिफिक रिसर्च में आप इन्वॉल्व हो, ऐसी एसोसिएशन आपकी, वहाँ से आपको इनकम रिसीव हो रही है। 1022B 22B में बी ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी, बी ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी, तो न्यूज़ या ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी से आपको इनकम रिसीव हो रही है तो वो एग्जाम्प्टेड इनकम मानी जाएगी सेक्शन 10 सब सेक्शन 22B। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब रिवीजन करें, चलो स्टार्ट करते हैं रिवीजन। बताओ फर्स्ट सेक्शन क्या था? सेक्शन 10 सब सेक्शन 19A मतलब 1 सिंगल पैलेस ऑफ एक्स रूरल, ठीक है, एक्स रूरल, अरे भूल जाती हूँ, एक्स रूरल को अगर के पास अगर एक सिंगल पैलेस है तो उसको वहाँ से अगर इनकम रिसीव होती है तो वो एग्जाम्प्टेड मानी जाती है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 19A। फिर आता है सेक्शन, बताओ, सेक्शन 10 सब सेक्शन 20 10-20 मतलब 10-20 अथॉरिटी, ओके, लोकलाइज बॉडी या फिर अथॉरिटी से अगर आपको इनकम रिसीव होती है तो वो एग्जाम्प्टेड मानी जाती है। यस, नेक्स्ट 21 आ गया, 21 साल की उम्र में आप साइंटिस्ट बन गए, तो अगर आप साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, किसी ऐसे एसोसिएशन में आप एंगेज हो जो एसोसिएशन है वही साइंटिफिक वर्क कर रही है, साइंटिफिक रिसर्च में काम कर रही है, और वहाँ से अगर उसको इनकम रिसीव हो रही है तो वो कौन सा सेक्शन आएगा? सेक्शन 10 सब सेक्शन 21। नेक्स्ट आता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 22B मतलब ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी या फिर आपकी कोई न्यूज़ एजेंसी, वहाँ से अगर आपको इनकम रिसीव हो रही है तो उसका सेक्शन क्या रहने वाला है? सेक्शन 10 सब सेक्शन 22B। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस, नाउ सेक्शन 10 सब सेक्शन 23A, सेक्शन 10 सब सेक्शन 23A क्या कहता है? इनकम अर्न बाय सर्टेन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स, मीनिंग आपको इनकम अर्न हो रही है कुछ ऐसे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ से। अब वो कौन से हैं, ध्यान से देखो सेक्शन 10 सब सेक्शन 23A, इसमें कह रहा है इनकम ऑफ सम प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन। सेक्शन 10 सब सेक्शन 23A में कह रहा है एनी इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कोई भी वो इनकम जो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को छोड़कर, एंड इनकम फ्रॉम रेंडरिंग एनी स्पेसिफिक सर्विसेज, और वो इनकम जो आप ऐसे आपको रिसीव नहीं हो रही कि आप कोई स्पेसिफिक सर्विस किसी को प्रोवाइड कर रहे हो तब आपको उसके बदले में मिल रही है, ठीक है, और इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट, और आपने इन्वेस्ट किया वहाँ से आपको इनकम रिसीव हो रही इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड या इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। ऐसी इनकम को छोड़कर, मतलब 3 चीज़ छोड़नी है आपको, एक तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी छोड़नी है, दूसरी आपको ये ऐसी स्पेसिफिक सर्विस किसी को रेंडर नहीं कर रहे हो कि वो आपको इनकम दे रहे हैं, तीसरी आपको किसी इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं इन्वेस्ट किया उसके बदले में आपको कोई इंटरेस्ट या फिर वहाँ से आपको कोई डिविडेंड के फॉर्म में आपको पैसा नहीं मिल रहा है और आपको वहाँ से इनकम रिसीव हो रही है किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन से, इन 3 चीज़ों को छोड़कर किसी भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन से, तो वो आपकी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स मानी जाएगी। अब ये कह रहे हैं उसके लिए आपको कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, और वो ये कंडीशन क्या है? नंबर 1, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन इज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल, सुपरविजन, रेगुलेशन और एनकरेजमेंट ऑफ द प्रोफेशन ऑफ लॉ, मेडिसिन, अकाउंटेंसी, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर और सच अदर नोटिफाइड प्रोफेशन। ध्यान से सुनो, आपने कहा, आपने नहीं, इसमें ये कहा गया है कि प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन से आपको इनकम रिसीव होनी है, बट उन 3 चीज़ों को छोड़कर अगर वहाँ से हो रही है तो एग्जाम्प्टेड नहीं है, अदरवाइज एग्जाम्प्टेड है। तो कह रहा है कि प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर आएगा क्या? तो उसके अंदर क्या आएगा? वो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि एस्टैब्लिश किए गए हैं इन इंडिया में फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल, सुपरविजन, रेगुलेशन और एनकरेजमेंट ऑफ, किन के एनकरेजमेंट के लिए? प्रोफेशन ऑफ लॉ, मेडिसिन, अकाउंटेंसी, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर और सच अदर नोटिफाइड प्रोफेशन, ठीक है। अगर ऐसा कोई है कि नोटिफाइड प्रोफेशन है तो वहाँ से अगर आपको इनकम रिसीव हो रही है तो वो एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी, लेकिन एक शर्त और है, वो क्या है?
द इंस्टीट्यूशन अप्लाइज इट्स इनकम और accumulates its for application solely to the object for which it is established. देखो, जो इनकम वो वहां से रिसीव कर रही है उसका मेन पर्पज उसी बिजनेस पर, सोलली मतलब सिंगल उसी बिजनेस पर, उसी प्रोफेशन पर, यहाँ पर प्रोफेशन की बात आ रही है, उसी प्रोफेशन पर लगाने का मेन मोटिव है, तो ही ये इनकम एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी. और ये इंस्टीट्यूशन आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड होने चाहिए, अगर नहीं है तो भी नहीं मानी जाएगी. ओके, चलो अब नेक्स्ट देखो, सेक्शन 10 सबसेक्शन 23AA ये क्या कह रहा है, इनकम एक्वायर्ड थ्रू रेजिमेंटल फंड. मीनिंग आपको रेजिमेंटल फंड से अगर इनकम रिसीव हो रही है तो वो सेक्शन आ जाएगा सेक्शन 10 सबसेक्शन 23AA. उसके बाद आता है आपका सेक्शन 10 सबसेक्शन 23 ट्रिपल ए में क्या है, ध्यान से देखो दोबारा से, सेक्शन 10 सबसेक्शन 23AA इसमें है इनकम एक्वायर्ड थ्रू एन एम्प्लॉय वेलफेयर फंड. मीनिंग आपको इनकम आप एक्वायर कर रहे हो एम्प्लॉय वेलफेयर फंड से, ठीक है, तो भी आपकी इनकम एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी 10 सबसेक्शन 23AA में. नेक्स्ट आता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 23MB. उसमें क्या है, इंश्योरेंस पेंशन फंड इनकम. मीनिंग इंश्योरेंस पेंशन फंड से अगर आपको इनकम रिसीव हो रही, इंश्योरेंस पेंशन फंड होगा उससे अगर आपको इनकम रिसीव हो रही है तो वो आ जाएगी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 23MB. नेक्स्ट आता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 23B. इसमें क्या है, इनकम अर्न बाय द विलेज इंडस्ट्री डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन. मीनिंग विलेज में कोई इंडस्ट्री डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है और वहाँ से अगर आपको इनकम रिसीव होती है तो भी आपकी सेक्शन 10 सबसेक्शन 23 में आपकी इनकम एग्जाम्प्टेड मानी गई है. ये थोड़े से आपने ध्यान से नहीं पढ़े, मैं दोबारा से रिवाइज कराती हूँ, पूरा का पूरा ध्यान दो. स्टार्ट करते हैं. ओके, देखो एक बार दोबारा से देखो, सेक्शन 10 सबसेक्शन 23A इज रिलेटेड टू सर्टेन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन. ये तो हो गए, ठीक है, आपका ये तो हो गया अकाउंटेंसी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, मेडिसिन वगैरह से रिलेटेड हो गया, उसी पर्पज़ के लिए आपको इनकम को लगाना है. 23A में मतलब 23 साल के आप क्या बन गए, 23 साल के क्या बन गए, आप CA बन गए, ठीक है, तो इससे याद रखना 23 के स्टार्टिंग में आप CA बन गए. यस. नेक्स्ट सेक्शन 10 सबसेक्शन 23AA में फिर आपने क्या करा, जैसे आप CA बने, CA तो आपका आ गया था, AA में क्या हो गया कि आपने रेजिमेंटल फंड में पैसा डालना शुरू कर दिया और वहाँ से आपको इनकम रिसीव होनी शुरू हो गई, ठीक है. फिर आपने क्या करा, 23A हो गया, AA हो गया, AAA में क्या हो गया, फिर आपने ना आपने आप कहीं पर जॉब करने लगे, मीनिंग आपने कोई ज्वाइन कर ली कंपनी, तो वहाँ पर उसके नीचे आपका एम्प्लॉय वेलफेयर फंड तो आपको ही देखना है, CA हो आप तो आपको ही देखना था, तो एम्प्लॉय वेलफेयर फंड आ गया आपके नीचे ही, ठीक है. आपकी 23A 23AA में तो क्या हुआ, AA में तो आपने रेजिमेंटल फंड बनाया और AAA में क्या हो गया, एम्प्लॉय वेलफेयर फंड हो गया. फिर आ गया आपका 23MB में क्या हुआ कि आपने इंश्योरेंस भी कराना पड़ा MB में, ठीक है. जैसे आप फ़ोन का रिचार्ज कराते हो ना GB में, वैसे आपने इंश्योरेंस का MB में कराना पड़ा, याद हो गया. फिर B क्या हुआ, बेटा, B फॉर बेटा, मीनिंग ओके. फिर आपने ना आपको ये नहीं होते, मतलब विलेज इंडस्ट्री में ब्यौरा, उसका ब्यौरा देखना शुरू करा, विलेज के बारे में भी जानने की कोशिश की आपने, आप बाहर घूम रहे थे, ठीक है, तो थोड़ा सा विलेज के ब्यौरे के बारे में भी बात करी. तो 23 की एज में आपने विलेज के बारे में ब्यौरा भी ले लिया. यहाँ तक अब क्लियर हो गया, पक्का भी याद हो गया, आप रिविज़न करें. चलो एक बार देख लो, फटाफट देखना एक बार, 1023A 1023AA 1023 AAA 1023MB 1023B हो गया ना. चले करें रिवीजन. ओके चलो रिवीजन स्टार्ट नाउ. यस, बताओ, सेक्शन 10 सबसेक्शन 23A 23 साल की A मतलब स्टार्टिंग में ही आप बन गए CA. यस, तो फिर क्या था, आपको इनकम रिसीव होने लगी सर्टेन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है. फिर आपने 23AA में 10 सबसेक्शन 10 सबसेक्शन 23AA में आपने रेजिमेंटल फंड बनाया, वहाँ से इनकम रिसीव हुई. फिर आपने 23 AAA मतलब सेक्शन 10 सबसेक्शन 23 AAA, उसमें AAA में क्या किया था बताओ जल्दी, आपने एम्प्लॉय का वेलफेयर फंड बना दिया था और वहाँ से उनको रिसीव होने लगी है,
ठीक है, मैं ये याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। फिर आपने एमबी की बात आई। एमबी मतलब जैसे आप फ़ोन में जीबी डाटा डलवाते हो, वैसे ही आपने इंश्योरेंस में पेंशन फंड मतलब इंश्योरेंस पेंशन फंड बनवा लिया। ठीक है, तो इंश्योरेंस एमबी याद हो गया ना, सेक्शन 10 सब सेक्शन 23 एमबी। फिर आया सेक्शन 10 सब सेक्शन 23 बी। बी मतलब ब्यौरा, ब्यौरा मतलब गांव का, विलेज का। ठीक है, तो आपको इनकम रिसीव हुई कहाँ से? विलेज इंडस्ट्री डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन से। तो यहाँ तक हो गया आपको पूरा का पूरा, समझ में भी अच्छे से आ गया। ठीक है, तो कितने हो गए अपने? 2 लेक्चर हो गए, 15 15 30 और आज 15:45 सेक्शन टिप्स पर हो गए। और अगर नहीं हुए तो पहले वाली वीडियो फटाफट देख के आओ। ठीक है, और थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब करवा दिया करो, अपने दोस्तों के पास भेज दिया करो। एंड बाय बाय, टेक केयर।